हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपना संस्कृत ग्रामर कवर कर लेते हैं। तो जो जितना मेरे से हो पाएगा उतना मैं कोशिश करूँगी कि तुम लोग को समझा पाऊँ। ठीक है। तो संस्कृत ग्रामर देखो ऑब्वियसली कहाँ से स्टार्ट होगी, चाहे हिंदी ग्रामर हो चाहे संस्कृत ग्रामर हो। हम लोग को सबसे पहले वर्ण के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं, वर्ण है, वो एग्जैक्टली होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसी कैसी ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है। तो वैसे मैंने यहाँ पे सारे ही फ़ोटोज़ ऐड किए हैं, बट तुम लोग के लिए जितना इम्पोर्टेंट है ना, तुम्हारे लेवल पे जो हमारे नीट पीए में आ सकता है, सिर्फ उतना उतना ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा एक टॉपिक था संस्कृत वर्ण परिचय। अब देखो, हाँ, एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ, और भी बहुत सारे टॉपिक्स थे तुम लोग के इसमें, बट हम लोगों ने नहीं इसके अंदर ऐड किए हैं। क्यों? जैसे एक टॉपिक था संस्कृत अनुवाद। तो संस्कृत अनुवाद आई थिंक वो तुम खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। मैं मतलब स्पेशली संस्कृत अनुवाद में सिखा नहीं सकती किसी को। ठीक है। और मुझे लगता नहीं इतना मुश्किल कोई आएगा। संस्कृत अनुवाद में से एक क्वेश्चन तुम मान के चल सकते हो अगर आता है तो। ठीक है। दूसरा हमारा एक टॉपिक था अन्वय। अन्वय का मतलब क्या होता है? देखो, एक अन्वय लेखन का टॉपिक आएगा, और एक था हमारे पास पैराग्राफ वाला, जो कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ्स आते थे ना इंग्लिश में, वैसा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें से एमसीक्यू कैसे देंगे, बट दे भी सकते हैं कि 4-5 लाइन का कोई पैराग्राफ दे दिया, संस्कृत में लिखा हुआ होगा, तो तुम्हें जितना थोड़ा बहुत समझ में आएगा। एक क्वेश्चन से ज़्यादा मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही, उससे कुछ आ भी सकता है, लेकिन अगर आता है तो ऐसे ही आएगा कि कुछ भी संस्कृत में एक पैराग्राफ दिया होगा, फिर उससे कोई भी एक क्वेश्चन बना के आपको एमसीक्यूज़ दे देंगे। तो ट्राई करना अपनी तरफ से उसको करने की, क्यों, लेकिन वो डिफ़िकल्टी लेवल के ऊपर भी हो सकता है। अगर एवरेज सा क्वेश्चन आया तो मे भी कर लो, समझ में आ जाए तुम्हें। ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आया तो फिर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी अच्छी संस्कृत तो मेरी खुद की भी नहीं है। अब पता नहीं फिर क्यों क्या होगा, लेकिन हम एक एक क्वेश्चन ऐसे टॉपिक से समझ के चलते हैं, इतने चांसेस नहीं है। और अन्वय के बारे में एक बता देती हूँ। अन्वय भी एक टॉपिक है, मैंने इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया है। अन्वय में क्या होता है कि जैसे ये सेंटेंस देखो ज़रा यहाँ पे। ठीक है। ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है। मान लो पहले ना तुम्हें कोई भी एक श्लोका मिलेगा। ठीक। उस श्लोका को तुम्हें मतलब क्या होता है देखो। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। ठीक। इसमें क्या होगा, तुम्हें सबसे पहले पता करना है कर्ता क्या है। कर्ता क्या होता है? जो मेन चीज़ है जिसके टॉपिक के ऊपर बात हो रही है। तो हमारे यहाँ पे कर्ता क्या है? वर्ण। अन्वय का मतलब क्या होता है? कोई भी हम लोगों ने हिंदी में मीनिंग या हिंदी में कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, उसको संस्कृत में कन्वर्ट करना। ठीक है। उससे श्लोक या फिर संस्कृत जो भी सेंटेंस है बनाना। ठीक है। तो ये सेंटेंस कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि भाई इस टॉपिक में, इस लाइन में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, किसके अराउंड बात हो रही है। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे वर्ण के बारे में बात हो रही है, तो वर्ण हमारा कर्ता हो जाएगा। तो वर्ण हमारा आगे लग जाएगा, और फिर कोशिश हम लोग ये करते हैं कि जो हमारा मीनिंग है उसको संस्कृत में लिखें। बट ऐसे सेंटेंस मेकिंग तो नहीं आएंगे एमसीक्यू में, मे बी ना ही आए ये टॉपिक, या फिर कुछ और भी आ सकता है कि अन्वय का मतलब क्या होता है। अन्वय मैंने तुम्हें बता दिया। जो भी मतलब जो हमारा मीनिंग होता है, जो भी हिंदी मीनिंग होता है, उसको कन्वर्ट करके संस्कृत में लिखना। ठीक है। और उसका जो ये रहता है, यही ऐसा ही चीज़ होता है, जो उसका फॉर्मेट रहता है कि कर्ता आगे होता है, बीच में हमारा जो बॉडी आएगा वो आएगा, फिर एंडिंग में हमारा जो अस्थि संति इस टाइप के जो लगते हैं कि हाँ ऐसे ये करता है, करती है, इसका मीनिंग ये होता है, तो वो आ जाता है। ठीक। ऐसा इसका फॉर्मेट रहता है। तो हम लोग वर्ण से स्टार्ट कर लेते हैं। संस्कृत वर्ण परिचय हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो ऑब्वियसली वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण क्या होता है? वर्ण या अक्षर दोनों एक ही चीज़ है। मतलब जो भी हम लोग मुंह से अपनी ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, ऐसे शब्दों को हम लोग वर्ण कहते हैं। सेम यहीं पे लिखा हुआ है, हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। मैं अगर कुछ भी बोल रही हूँ तो जो मेरे शब्द निकल रहे हैं, मतलब शब्द तो अलग चीज़ हो गया, जो भी हम सबसे जो छोटी ध्वनि है वो हमारी वर्ण है। ठीक है। वर्णों से मिलके हमारा शब्द बनता है, शब्दों से मिलके हमारा वाक्य बनता है, ये तो सबको पता होगा, हिंदी में भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो वर्ण हमारे 2 प्रकार के होते हैं, हम लोग को पता है। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। ठीक है। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जो बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से बोली जा सकती हैं। मतलब स्वर क्या होता है? जिनको किसी और चीज़ की, किसी और वर्ण की सहायता नहीं चाहिए होती, इनको हम लोग आराम से अकेले बोल सकते हैं, जैसे अ, आ, ई। ठीक है। ऐसे जो भी हमारे वर्ण होते हैं इनको हम लोग स्वर कहते हैं। वहीं पे जो व्यंजन होता है, व्यंजन में हम लोग क्या है, वो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते। जो व्यंजन होते हैं
उनको हमेशा स्वर की सहायता से बोला जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें क की, तो जो क होता है, क पूरा तभी होता है जब उसके अंदर छोटा वाला जो ह्रस्व आ है वो ऐड होता है। ठीक है, यहाँ पे भी यही लिखा है, जो स्वतंत्र रूप से ना बोले जा सके वे सभी वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, जैसे क बोलने पर हम पाते हैं कि क के साथ अ का भी उच्चारण होता है। ठीक है, तो क और अ मतलब आधा क और अ मिलने से हमारा पूरा क बनता है। ठीक, और यहाँ पे स्वरों को हम लोग अच बोलते हैं, व्यंजन को हम लोग हल बोलते हैं। इसको भी मैं भी बताऊंगी कि अच और हल क्या है। ठीक, तो हमारे जो स्वरों की संख्या है वो संस्कृत में 9 है और हमारे व्यंजन 33 हैं। ठीक, नेक्स्ट का ओके, व्यंजन का उच्चारण काल अर्धमात्रा काल है। जिस व्यंजन में स्वर का योग नहीं होता उनमें हलंत का चिन्ह लगता है। जैसे मैंने अभी बोला था कि जो व्यंजन है वो आधे ही होते हैं। ठीक है, अगर उसके अंदर स्वर नहीं लगा हुआ है तो वो आधे रहते हैं। तो अगर वो हाफ होते हैं तो हम जैसे क यहाँ पे सबसे नीचे दिख रहा है ना, जैसे करके लास्ट में पैराग्राफ के आधा क प्लस आ, तो अगर व्यंजन आधा है, ठीक है, जो मतलब सिंपल जो हमारा व्यंजन होता है, तो उसके नीचे हलंत लगता है। जब उसके अंदर स्वर ऐड होता है तो वो पूरा हो जाता है। और इसमें यही चीज़ लिखी हुई थी। अब वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, संस्कृत पूरी की पूरी इसी के ही ऊपर हमारी लाई कर रही है। ठीक है, देखो संतीय वर्ण आए कहाँ से, ये वर्ण भी तो कहीं से आए होंगे ना। जैसे ठीक है, जैसे ABCD है हमारी इंग्लिश में, उसका भी तो किसी ने मतलब आविष्कार किया होगा ना। ठीक है, कोई तो बंदा लेके आया होगा। तो ऐसे ही हम लोग, ये मुझे नहीं पता सच है कि थ्योरी है, बट ऐसा धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि जब माता जो सती थी, ठीक है, वो मर गई थी ना, सती माता के मरने के बाद जो शिवजी थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। तो उन्होंने क्या किया था, तांडव किया था। क्या व्याकरण में नहीं होगा, भगवान शिव के डमरू जाना था। ओके हाँ, तो भगवान शिव ने क्या किया था, तांडव किया था। तो वो तांडव करते टाइम वो डमरू भी बजाते हैं। ठीक है, तो वो डमरू के बजाने से क्या हुआ, कुछ ध्वनियाँ निकली। उन ध्वनियों को ही हम लोग क्या कहते हैं, माहेश्वर सूत्र कहते हैं। मतलब माहेश्वर सूत्र कह लो, मतलब जो ध्वनियाँ थी वो हमारे वर्ण थे। और उस टाइम पे जो भी हमारे ऋषि मुनि थे, क्योंकि ऑब्वियसली उस ज़माने में तो ऋषि मुनि होते थे, टीचर्स नहीं होते थे, उन ऋषि मुनि ने जो भी ध्वनियाँ निकली थी ना, जो सबसे पहले निकली उसको पहले लिख लिया, फिर जो बाद में निकली, तो ये ग्रुप में ध्वनियाँ निकल रही थी। ठीक है, अलग अलग टाइम पे, तो उन्होंने ऐसे क्या कहते हैं, ये हमारे माहेश्वर सूत्र है। ये 14 माहेश्वर सूत्र हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने बनाए। ये कहाँ से आए थे, शिव जी के डमरू बजाने से आए थे। इसीलिए इनको माहेश्वर सूत्र कहते हैं, क्योंकि शिव जी को माहेश भी कहते हैं। ठीक, महेश। तो हमारा एक बार थ्योरी तो मैं पढ़ाती समझा देती हूँ थोड़ा सा, इसका क्या है माहेश्वर सूत्र। हाँ, इनको या तो माहेश्वर सूत्र, पाणिनि सूत्र और भी बहुत सारे इनके पर्यायवाची वो हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इनका उपयोग करके व्याकरण के नियमों को महर्षि पाणिनि ने अत्यंत लघु रूप प्रदान किया। ठीक है, जो शिवजी के डमरू बजाने से जो हमारे माहेश्वर सूत्र आए थे, ठीक है, तो महर्षि पाणिनि थे उस टाइम पे। मतलब जो संस्कृत की रचयिता है ना, वो पाणिनि जी ही है। संस्कृत का जो मतलब ढूंढा है, जो लैंग्वेज आई है, वो पाणिनि जी लेके आए थे। हमारी क्लास में भी पता है, हम जो जैसे कोई बच्चा टॉपर होता है ना संस्कृत में, उसको हम लोग पाणिनि जी करते हैं। तो तुम लोग को भी पता चलेगा पाणिनि जी मतलब उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है संस्कृत में। ठीक है, वो नहीं होते तो संस्कृत भी नहीं होती आज। तो पाणिनि जी का भी एक इम्पॉर्टेंट है कि भाई पाणिनि जी का क्या योगदान रहा है। मोस्टली सारे रूल्स रेगुलेशन हर चीज़ वही लेके आए हैं संस्कृत में। ठीक है, तो पाणिनि जी ने ही जो माहेश्वर सूत्र थे उनको क्या कहते हैं, उनको यूज़ करके उन्होंने बहुत मतलब जो भी सूत्र निकले थे उनको बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा, और आगे उन्हीं सूत्रों पे हमारी पूरी संस्कृत बेस्ड है। ठीक है, तो ये सबका आविष्कार किसने किया, पाणिनि जी ने। फिर क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनकी उत्पत्ति भगवान शिव के डमरू बजाने से हुई, इसी कारण से इसको माहेश्वर सूत्र बोलते हैं, क्योंकि शिव के डमरू से निकले इसलिए माहेश्वर सूत्र बोलते हैं। तो ये 4 हैं। अब चाहे तुम इसे कुछ भी कहो, लेकिन ये जो 14 के 14 सूत्र हैं ना, ये तुम लोग को ऐसे घोट के पी जाने हैं। क्योंकि यहाँ से मैं बताती हूँ इधर से कैसा क्वेश्चन आएगा। या तो यहाँ से तुमसे ऐसे पूछ लेंगे कि कोई भी सूत्र दे दिया और एक कोई भी वर्ण गायब है, वहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक है। ठीक है, ऐसे आ सकता है। दूसरा ऐसे भी दे सकते हैं ये लोग कि तुमसे पूछ लिया कि छठे नंबर का 6th माहेश्वर सूत्र कौन सा है,
तो तुम्हें जब पता ही नहीं है, याद करना पड़ेगा और ऑर्डर में याद करना पड़ेगा। मतलब हम लोगों ने तो काफ़ी टाइम से याद किया था, हमारे टीचर ने तो भाई मार मार के हम लोग को याद करवा दिया ये, ठीक है, नहीं तो वो क्लास के बाहर निकाल देते थे। तो तुम्हें थोड़ा जल्दी याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है क्या माहेश्वर सूत्र, अ ई ऊण रील री क ए ओंगा ए औचा ह य व र ट लण य म ग ण न म झ भ य घ ढ द श ज ब ग ढ द श ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श स स र और हल। इसमें क्या है, अभी यहाँ पे ना बहुत सारे इस सूत्रों में भी देखो, मैं तुम्हें बताती हूँ। हमने क्या पढ़ा था कि जो स्वर है, स्वर को क्या कह रहे थे हम लोग, ये अच कह रहे थे, ठीक है, जो अंडरलाइंड है। अच का मतलब क्या है, अभी सूत्र में देखो, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा है, अ, और नेक्स्ट चौथे नंबर पे आ जाओ च, ठीक। अब इसमें ना ऐसा होता है कि जिसके पीछे ये हलंत लगा हुआ है ना, इसको हम लोग ना काउंट नहीं करते हैं, ये बस हम लोगों ने लिख दिया है कि हाँ ठीक है, हमारा जो सूत्र है वो पूरा हो जाएगा, बट हम इसको काउंट नहीं करते। ये जो भी वर्ण लिखा हुआ है, ये आधा है, अगर ये पूरा होगा तो ही इसको हम इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है, अपने वर्णों में, अदरवाइज़ नहीं। तो अभी हमारे देखो अ से लेके च के बीच में क्या क्या आ रहा है, अ ई उ रील री ए ओ, ठीक, ये सारे क्या है, हमारे स्वर हैं, जैसा हम लोगों ने पढ़ा था। ये 9 के 9 हमारे स्वर हैं, इसीलिए इसको अच बोलते हैं, ठीक। और जो च है ये हलंत वाला, इसका लोप हो जाता है, लोप मतलब हम इसको गिनती में इन्वॉल्व ही नहीं करते जब इसको पढ़ते हैं। और फिर हमारा था कि हम लोगों ने पढ़ा था जो स्वर है हमारे, उनको हम लोग हल कहते हैं। हल देख लेते, तो मैं हल दिखा देती हूँ। 5th नंबर से हमारा ह स्टार्ट है और 14th नंबर पे हमारा ल है। तो ये ह से लेकर ल के बीच में जितने भी हमारे वर्ण आते हैं वो सारे हमारे व्यंजन हैं। जैसे ये ह है, य व र ल य म ग ण न झ भ घ ढ द ज ब ग ढ द ख फ छ ट थ च ट त क प श स स और ह, ठीक। ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, इनके बीच में आने वाले हमारे व्यंजन। अभी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि हमने जो लास्ट में जो छोड़ दिए हैं, जो हाफ हाफ है, इनको क्यों नहीं इन्वॉल्व किया, ये भी तो हमारे स्वरीय व्यंजनों में ही आते हैं। तो तुम इसको चेक कर लेना। जैसे ऊपर फर्स्ट लाइन का जो ण है, ये 7th में हमें दे रखा है कि यहाँ पे पूरा ण दे रखा है। सेकंड में हमें क में दे रखा है, तो ये क कहाँ पे इन्वॉल्व है, ये 12th नंबर पे है, तो ये भी इन्वॉल्व है। बस सूत्र ऐसे थे, इसका मेरे पास भी कोई रीज़न नहीं है, मैं कैसे बताऊँ, बस हमें पढ़ने के लिए बोला, हमने भी ऐसे ही पढ़े हैं। पता नहीं उन्होंने कैसे डमरू से निकले, मुझे नहीं पता, बट इनको सूत्र या श्लोका समझ लो, ये एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तुमसे यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, माहेश्वर सूत्रों के अन्य नाम ये पर्यायवाची हैं माहेश्वर सूत्रों के। इसको पाणिनि सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, शिव सूत्र और अक्षर सामान्य भी बोलते हैं, ठीक है। अब प्रत्याहार क्या होता है, प्रत्याहार का अर्थ देख लेते हैं। प्रत्याहार का मतलब क्या है, जैसे मैंने तुम लोग को क्या बताया, ये अच बोला था ना कि अच में क्या है, ये प्रत्याहार है। ये जो प्रत्याहार का मतलब क्या होता है, प्रत्याहार में 2 वर्ण लिखे हुए होते हैं, और जो सेकंड वाला जो वर्ण होता है उसके ऊपर, उसके नीचे रहता है हलंत। मतलब ये प्रत्याहार में क्या होता है, अ और च के बीच में जितने भी वर्ण आएंगे उसको लिखना प्रत्याहार कहलाता है, ठीक है। अभी जैसे बहुत सारे वर्ण होते हैं, हम शॉर्ट ट्रिक्स बनाते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, जैसे हम लोगों ने ATM बना दिया, ठीक है, और क्या कहते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं। तो हम लोगों ने प्रत्याहार में, तुम ये समझ लो संस्कृत में हम लोग शॉर्ट फॉर्म बना रहे हैं वर्णों को पढ़ने की, ठीक है। तो जैसे अच दे रखा है, अ और च के बीच में जितने भी हो जाएंगे, अब हमारे इसका अच का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अ और च है, अ और च के बीच में जितने भी हमारे वर्ण आते हैं वो भी सब इसके अंदर है, और च का लोप हो जाता है, क्यों, क्योंकि च आधा है, उसको हम गिनते नहीं हैं। तो प्रत्याहार यही होता है, ठीक है। और प्रत्याहार ये फालतू का है, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मन करे तो पढ़ लेना। और यहाँ पे हाँ एक MCQ इधर से बन सकता है कि जो हमारी संस्कृत भाषा है उसके अंदर 43 प्रत्याहार होते हैं, और 42 लघु सिद्धांत कौमुदी, ये दूसरी बुक है संस्कृत की। वैसे जो पाणिनि जी ने बताए हैं 43 प्रत्याहार बताए हैं, और लघु सिद्धांत कौमुदी ने 42 बताए हैं, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं स्वरों की। स्वर हम लोगों ने हम लोग को पता है क्या होता है, सबसे छोटी ध्वनि होती है। स्वर 3 टाइप के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व का मतलब क्या होता है कि जिन
जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं सिर्फ एक ही मात्रा का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग ह्रस्व कहते हैं। जैसे अ, ई, ऊ, री, री, ये सबसे छोटे छोटे वाले जो होते हैं ना वर्ण, वो आ जाएंगे। इनकी संख्या 5 होती है, संख्या याद करते जाना सबकी। और दीर्घ दीर्घ स्वर क्या होता है? देखो, दीर्घ का मतलब ही बड़ा होता है, तो यहाँ पे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है, इस टाइप के वर्ड्स आ जाएंगे। देखो, आ, ई, ऊ, री, ए, ओ। इसमें क्या, जैसे ए है, ठीक है, और ये ओ है, ये भी इनसे मिल के बना है ना। अ और ई से मिल के क्या बना? ए। अ और ऊ से मिल के ओ बना है, ठीक। ये इन दोनों दो स्वरों से जो मिल के बनते हैं उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और देखो, अब तुम लोग बोलोगे कि फिर तो दीर्घ स्वर और व्यंजन में डिफरेंस क्या है? व्यंजन व्यंजन और स्वर से मिलने से बन रहा है, लेकिन जो दीर्घ स्वर है वो दो स्वरों से मिलके बन रहा है। और फिर हमारा लास्ट है प्लुत स्वर। यहाँ पे 3 या फिर 3 से ज़्यादा मात्रा का समय लगता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना ओम, अभी जैसे ओम हम लोग बोलते हैं, जैसे तुरंत बोले, जैसे बोल नहीं सकते, लेकिन जहाँ पे भी प्लुत का साइन होगा हम लोग कहाँ है कहाँ है, ये रहा, ये रहा। यहाँ पे देख सकते हो, ये जो 3 से बन रहा है ना, ये सारे हमारे प्लुत के साइन हैं। प्लुत का मतलब क्या होता है कि 3 मात्रा का समय लगना। तो जैसे अगर अ के बाद ये प्लुत का साइन है तो इसको अ का कैसे बोलेंगे? ठीक है। और जैसे री है तो उसको मतलब खींचना है, ये चीज़ है। ये इससे मुझे लगता नहीं कुछ आएगा, बट इसकी टोटल जो नंबर होता है 18 होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग व्यंजन देख लेते हैं। तो व्यंजन क्या भैया, इतना इसको क्या हो रहा है, ये ढंग से बड़ा क्यों नहीं हो रहा है? व्यंजन, ओके। तो व्यंजन क्या होता है हमने पहले डिस्कस किया। जो बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जाएं वो व्यंजन कहते हैं। व्यंजन 3 टाइप के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन क्या होता है कि मतलब जब हम इनका उच्चारण करते हुए जो हमारी जीभ होती है ना, वो मुंह के किसी भी पार्ट का, मतलब किसी भी पार्ट को टच करती है, ठीक है। वो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। मतलब मैंने क्या बोला, क बोलते हैं ना तो हमारी टंग ना हमारे ऊपर, अपर पैलेट जो होता है, हार्ड पैलेट, उसको टच करती है। कभी ऐसे भी कुछ भी पढ़ के देखना, च बोलोगे तो तुम्हारे दांतों को, या फिर ऐसे टंग, मतलब टंग हमारे मुंह में किसी भी जो भी पार्ट्स हैं हमारे मुंह के उनको टच करती है, तो उसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट है अंतस्त्य व्यंजन। देखो इसकी संख्या कितनी है, 25 होते हैं, ठीक है। और ये हमारे सारे जो होते हैं ना, क ख ग घ ण च छ ज झ य, ये वाले सारे हमारे जो वर्ग हैं, 5 वर्ग इसके अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा अंतस्त्य। जिन व्यंजनों का उच्चारण वायु को कुछ रोककर, यानी बड़ा क्यों नहीं होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण वायु को कुछ रोककर अल्प शक्ति के साथ किया जाता है, ठीक है। मतलब क्या है, हम ये जो वर्ण हम लोग जब इसको उच्चारण करते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, तो जो हमारे मुंह के अंदर जो एयर होता है उसको हम थोड़ा सा रोकते हैं, फिर धीरे से छोड़ते हैं, ठीक है। इसका जो उच्चारण का प्रोसेस है कुछ इस टाइप का है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं य र, मतलब हम लोग पॉज लेते हैं, और जो हमारी जो अंदर की एयर है ना, मुंह खोलते हुए बहुत धीरे से निकलती है। इसको ट्राई करना, य र व ल। लेकिन वहीं पे जो ऊष्म में क्या होता है, वायु रोककर हम लोग झटके के साथ बाहर छोड़ते हैं। ये इनकी डेफिनेशन है ऐसी सी, ठीक है। हम लोग क्या ही कर सकते हैं। तो इसके 4 हो जाएंगे हमारे अंतस्थ व्यंजन के। ऊष्म के हमारे कितने हैं, ये भी 4 ही होते हैं। कौन कौन से? जितने भी संयुक्त व्यंजन आ जाते हैं ना वो इसी के अंदर हैं, जैसे श, स, ह, ठीक। ओ सॉरी, फिर नेक्स्ट है हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जब बिना स्वर युक्त व्यंजन को स्वर युक्त व्यंजन के साथ लिखा या उच्चारित किया जाए उसे, मतलब एक तो हो गया स्वर युक्त व्यंजन, मतलब एक ऐसा व्यंजन होगा जो पूरा है, और एक आधा व्यंजन, ठीक है। ये इन दोनों को जब आपस में कंबाइन किया जाता है, जो नया व्यंजन बनता है उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे सबसे जो इजी एग्जांपल है, सबको पता ही होगा, जैसे आधा त, र और अ मिला दे तो त्र बन जाता है, ठीक। फिर हमारे कुछ अयोगवा वर्ण जो हम लोगों ने अलग से ऐड किए हैं संस्कृत में या फिर हमारी वर्णमाला में, उनको कहते हैं। जैसे अनुस्वार, जो हम लोग बिंदी लगाते हैं ऊपर, उसको अनुस्वार कहते हैं, ठीक। और अनुनासिक, जो नाक से जिनका उच्चारण होता है उनको अनुस्वार कहते हैं। सॉरी, नाक से नहीं, जो हमारे लास्ट वाले जो ये था ना हमारा वर्ग वाला, इधर देखो ये वर्ग थे, तो इसमें जितने भी लास्ट के 5 जो है ना, या न न न, ये सारे हमारे अनुनासिक हैं, ठीक है। विसर्ग हमें पता है, विसर्ग जो तो पीछे 2 डॉट होती है उनको हम विसर्ग कहते हैं।
जिह्वा मूल्य ये फालतू का है, इसको भी छोड़ो, पद्यमानियाँ भी छोड़ो, ये तुम्हारे सिलेबस का नहीं है। अनुस्वार इसमें नहीं दे रखा है, जो तुम्हें पता होना चाहिए। अनुस्वार क्या होता है, जब हम लोग नाक से कोई भी चीज़ें बोलते हैं, ठीक है, वो अनुस्वार हो जाता है। सॉरी, अनुस्वार था क्या, क्या बोल दिया मैंने। अच्छा, अनुस्वार हमारा बिंदी लगाना हो गया। ओ हाँ, एक अनुस्वार का तुम लोग को रूल बता देती हूँ। अनुस्वार में क्या होता है, अगर यहाँ पे देखो, इससे यहाँ पे लिखा हुआ है इयम गच्छति, एक तो हम लोग जो बिंदी लगाते हैं, जैसे अंकल अगर हम लोग हिंदी में लिखते हैं तो अ के ऊपर बिंदी लगती है, वो भी एक अनुस्वार है। और जैसे हम लोग कुछ केसेस में अनुस्वार एक अलग से लगाते हैं, जहाँ पे बिंदी की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, इयम गच्छति, अगर एक वर्ड के बाद अगर दूसरा वर्ड, मतलब लास्ट में म है आधा, और अगर दूसरा वर्ड व्यंजन है, तो जो ये म है ना, ये बिंदी बन जाएगा, ठीक। और अगर स्वर है तो कोई दिक्कत नहीं, वो म का म ही रहेगा, ठीक। ये ऐसा होता है, मतलब दो, एक पूरा व्यंजन और आधा व्यंजन कभी ऐसे साथ में नहीं उनको लिख सकते, ठीक। नेक्स्ट है हमारे उच्चारण स्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एक MCQ आएगा। उच्चारण स्थान क्या होता है कि देखो, हमारे गले में अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हैं। सॉफ्ट पैलेट हो गया, हार्ड पैलेट हो गया, ठीक है, हमारा थ्रॉट हो गया, और हमारी टंग हो गई, हमारे दांत हो गए, हमारे होंठ हो गए। अलग अलग जगह से हम लोग अलग अलग वर्ण को उच्चारित करते हैं, बोलते हैं, ठीक है। तो उसी को दे रखा है ये, इससे ये थ्योरी पढ़ लेना, लेकिन मैं इस टेबल से पढ़ा रही हूँ। मैं बेसिकली इसी टेबल से ही पढ़ती हूँ, मुझे ये टेबल ज़्यादा ईजी लगता है। तो इसका क्या है, तो सबसे पहले हम लोग नीचे से स्टार्ट करेंगे। सबसे नीचे क्या है, हमारा गला। हम नीचे से ना बाहर की ओर आएंगे, मतलब सबसे थ्रॉट से आएंगे, हमारे पैलेट पे, फिर टंग पे, फिर हमारे दांत, फिर होठ, ऐसे आएंगे, ठीक। तो कंठ है हमारा, कंठ का ये सूत्र याद कर लेना। देखो, सूत्र याद करने पड़ेंगे तुम लोग को, इसमें मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। याद करने पड़ेंगे कि मतलब है याद करने ही पड़ेंगे। कंठ का सूत्र क्या, देखो, क से यहाँ पे क आएगा बीच में, तो अकूह विसर्जनीय नाम कंठा, ठीक है। और हाँ देखो, पहले हमारा कंठ है, फिर तालु हमारा पैलेट हो गया, मूर्धा हमारा ये घंटी जहाँ पे होती है ना, इस वाले एरिया को ले सकते हैं, या फिर जहाँ पे हमारी टंग होती है उस वाले पार्ट को ले सकते हो तुम। फिर हमारे दांत आ जाते हैं, फिर होठ आ जाते हैं, ओष्ठ, ठीक है। इसको अंदर से बाहर के उसमें याद रखो। फिर याद रखो कि जैसे हमारा पहले क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त होता है, फिर प होता है, जो लास्ट में मैंने यहाँ पे पेंसिल से लिखा है, इसको देखो। तो पहले हमारे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, याद रखना। तो अभी क्या है, तुम्हें यहाँ से एक आइडिया हो जाएगा। तुम्हें मान लो तुमने सूत्र तो याद कर लिया, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं कि कंठ का कौन सा सूत्र है, मूर्धा का कौन सा सूत्र है, तो तुम इससे याद कर सकते हो, क्योंकि क्या है, सूत्र के अंदर ही सारे वो लिखे हुए हैं, ठीक है, हमारे वर्ण। तो जैसे तुमने इतना कर लिया कि कंठ तालु को तुमने एक ऑर्डर में याद करा कि हाँ, कंठ से तालु आता है, फिर उसके बाद मूर्धा आता है, फिर दांत आता है, फिर हमारे होठ आते हैं। फिर उसके बाद तुमने जो हमारा क, च, ट, त, प वर्ग होता है, ये बचपन में पढ़ा होगा, इतना तो तुम लोग को भी याद होगा, हिंदी में भी पढ़े होंगे ये, क ख ग। तो ये वर्ग के नाम बस एक ऑर्डर में लिख लिए। अब देखो, क के टाइम पे क मतलब क आना चाहिए, तो क कौन से सूत्र में, हमारे अकूह विसर्जनीय नाम कंठा में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अकूह में अ जो है, अ से हमारे छोटा बड़ा आ जाएगा, क से हमारे क वर्ग पूरा आ जाएगा यहाँ पे, और विसर्ग आ जाएगा। विसर्जनीय नाम दे रखा है ना, तो यहाँ पे विसर्ग आ जाएगा, ठीक। ये जितने भी ये वाले जो सारे वर्ड हैं, जितने भी वर्ण हैं, ये हमारे कंठ से यानी गले से उच्चारित होते हैं। नेक्स्ट हमारा तालु यानी हमारा पैलेट। तो तालु से क्या होता है, हमारे च, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, च वर्ग। च वर्ग में क्या आ जाएगा, ईच्यू शानाम तालु, मतलब ई, छोटी ई, बड़ी ई, और च वर्ग पूरा यानी च, छ, ज, झ, य। फिर उसके बाद य और श दे रखा है, तो य भी यहाँ से उच्चारित होता है, और श। फिर मूर्धा मतलब हमारे टंग वाला एरिया, या फिर पैलेट ले लो उधर। तो यहाँ पे क्या है, ट वर्ग दे रखा है हम लोग को, तो ट वर्ग में ऋतु रसाणाम याद आ जाएगा। तो छोटी ई, बड़ी री, और फिर उसके बाद ट वर्ग पूरा, फिर र, और ये वाला श, और फिर या, ठीक है। ये सारा का सारा मूर्धा से उच्चारित होता है। दंत के लिए हमारा क्या है, त वर्ग, तो ऋतु लसा नाम दंता, ल, त, और फिर ल, स, ये आ जाएगा, इसको ऐसे पढ़ लेना। फिर नेक्स्ट है हमारे कंठ तालु। तो अच्छा, इसको ऐसे कर लो, कंठ ओष्ठ में ही ओ आ रहा है, तो कंठ ओष्ठ से ओ और औ उच्चारित होगा, कंठ तालु से ए और ए उच्चारित हो जाएगा। फिर जिह्वा मूल से, जिह्वा मूल क्या होता है, हमारा जो रूट ऑफ टंग होता है, वहाँ से क्या क्या उच्चारित होते हैं, क और ख, ठीक। फिर उसके बाद ओष्ठ और दंत यानी होठों और दांत से हम लोग क्या बोलते हैं, व, हाँ ठीक है, उच्चारित हो रहा है। देखो, मेरे दांत और होठ दोनों यूज़ हो रहे हैं, ऐसे करके देख लिया करो, थोड़ा सा ना आइडिया हो जाता है।
और नासिका से तो मैंने बोला जो हमारे अनुस्वार होते हैं, ठीक है, जो बिंदी वाले होते हैं वो। ये हो गया, ये सारे हमारे इम्पॉर्टेंट थे। अभी ये थोड़ा सा ऐसा ही मतलब फालतू का सा टॉपिक है, मुझे नहीं लगता तुम्हारे में आएगा ये, बट फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि होता क्या है। तो अभी हम लोग के हैं वर्णों का अभ्यांतर एवं बाह्य प्रयत्न। प्रयत्न का मतलब क्या होता है? प्रयास करना, चेष्टा करना, या फिर किसी चीज़ को इनिशिएट करना, ठीक है। तो जो प्रयत्नों का मतलब हो जाएगा, वर्णों के उच्चारण करने से पहले की जो चेष्टा को हम लोग प्रयत्न कहते हैं। मतलब वर्ण हम लोगों ने बोला नहीं है, बोलने वाले हैं। वर्ण हमारे अभी मुंह में ही है। बोलने से पहले जो हम लोग चेष्टा करते हैं, जो हम इनिशिएट करते हैं, जैसे एक्टिवेशन एनर्जी हम लोगों ने क्या उसमें केमिस्ट्री में पढ़ा था कि किसी भी एंजाइम की एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है, जब उसको मिलती है तभी वो वर्क करता है, ठीक है। एंजाइम का कैटलिस्ट की आई थिंक ऐसे होता था, पता नहीं यार, बहुत साल हो गए, माफ़ कर देना भाई मुझे। तो ऐसा ही हमारे प्रयत्नों में भी होता है कि एक एक्टिवेशन एनर्जी या फिर जो हम लोग चेष्टा कर रहे हैं ना, थोड़ा सा भी जो हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं अपने मुंह के अंदर बोलने से पहले, उसको हम लोग प्रयत्न कहते हैं। अब ये दो टाइप का होता है, अभ्यांतर और बाह्य। जो अभ्यांतर का मतलब जो हम लोग गले के अंदर या मुंह के अंदर जो भी हम लोग अंदर के लेवल पे जितनी भी चेष्टा करते हैं वो अभ्यांतर हो जाएगी, और जो बाहर के लेवल पे करते हैं वो बाह्य हो जाएगा। तो ये अभ्यांतर चेष्टाएं होती हैं, ये भी फर्दर 5 टाइप की होती हैं: स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, विव्रत, ईषत विव्रत और संव्रत, ठीक है। स्पृष्ट का मतलब क्या होता है? देखो, स्पृष्ट का मतलब स्पर्श करना, वही, ठीक है। तो जब हम लोग उच्चारण करते टाइम हमारी टंग मुंह के किसी भी पार्ट को टच करती है, तो यहाँ पे हमारे स्पृष्ट, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हमारे यहाँ पे स्पर्श व्यंजन आ जाएंगे सारे। स्पर्श व्यंजन में भी सेम यही कर रहे थे। फिर उसके बाद दे रखा है ईषत स्पृष्ट। ईषत का मतलब ही क्या होता है? थोड़ा। ईशा, जैसे मैं छोटी हूँ, ठीक है, ईशा मैं छोटी रह गई, थोड़ी सी रह गई, तो ईशत का मतलब भी थोड़ा ही होता है। तो ईषत स्पृष्ट क्या हो जाएगा हमारा कि थोड़ा टच करती है जब हमारी जो टंग है बाकी पार्ट्स को, तो इसके अंदर हमारे ये वाले पार्ट्स आ जाएंगे सारे, य व र ल, जिसमें हम लोग टंग जो थी थोड़ा सा हवा रोक के फिर छोड़ते थे, वो वाला। विव्रत में क्या आ जाएगा? विव्रत का मतलब होता है विस्तृत, यानी कोई चीज़ खुली हुई। तो विव्रत में हमारा जो मुँह है वो खुला हुआ रहता है। तो हम लोग किस चीज़ में हम लोग मुंह खोलते हैं? स्वर के टाइम पे। ईषद विव्रत में थोड़ा खुला हुआ रहता है। यहाँ पे हमारे ऊष्म व्यंजन आ जाएंगे। और संव्रत का मतलब होता है हमारा ऋस्व आ। इसमें जो हमारा इसमें जो हमारा लैरिंग्स होता है ना, जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है वो बंद होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जब जब छोटा की जो हम लोग उच्चारण करते हैं तब हमारा लैरिंग्स बंद हो जाता है, ऐसा, ठीक है। बाह्य प्रयत्न क्या होता है? जो मुख से जब बाहर जो वर्ण है वो बाहर निकलने के लिए होते हैं ना, तो जो उस टाइम पे चेष्टा होती है उसको बाह्य कहते हैं। तो ये 11 टाइप्स की होती है, इनके सिर्फ नाम याद कर लेना और कुछ नहीं है, केवल नाम ही काफ़ी है इनका। विवार, संवार, श्वास, नांद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उद्दात, अनुद्वात, स्वरित, बस नाम याद कर लेना, आएगा नहीं इससे कुछ भी। और ये कुछ हमारे मैंने बुक में दे रखे थे कुछ MCQ वगैरह, थोड़ी सी ऐसे प्रैक्टिस कर लेना करके, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी इसमें दे ही रखी है, आंसर्स भी दे ही रखे हैं। नेक्स्ट है हमारे उपसर्ग। ओके, तो उपसर्ग का मतलब क्या होता है? अच्छा, कौन सा मैं लाइव क्लास ले रही हूँ, मैं भूल जाती हूँ, मुझे लग रहा है मैं तुम लोगों से बात कर रही हूँ, ठीक है। उपसर्ग क्या होते हैं हमारे कि उपसर्ग पहली चीज़ तो किस में लगते हैं? धातुओं में। धातुएं क्या हो जाएंगी? धातुएं हमारी देखो क्रिया होती है, जैसे कोई भी, कैसे एक एग्जांपल से सुना जो तुम्हें समझ में आए। हाँ ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है हार। हार का मतलब क्या होता है? हारना, ठीक। और फिर अगर इसके आगे मैं कोई भी उपसर्ग लगा दूँ, उपसर्ग क्या होता है? जो हमारे धातु के आगे यानी क्रिया के आगे जो भी हमारे शब्द लगते हैं उनको हम लोग उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। और जो पीछे लगते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं। सफिक्स प्रीफिक्स पढ़े होंगे ना इंग्लिश में, तो यही होता है, जो हमारे आगे लग रहे हैं वो हमारे उपसर्ग हो जाएंगे और जो पीछे लग रहे हैं वो प्रत्यय हो जाएंगे। तो हमारे आगे क्या लगता है? हार के आगे लगा, जैसे प्र, तो प्रहार बन गया। मतलब पहले हार का मतलब था हारना, और जब प्र लग जाता है प्रहार का मतलब हो जाता है किसी को मारना। सेंटेंस का मतलब जो वर्ड का मतलब है वही चेंज हो गया। तो उपसर्ग क्या होते हैं? हमारे संस्कृत में 22 उपसर्ग दे रखे हैं। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर्दुस, दुर्वी, आंगनी, अधि, अपि, सु, अति, अभि, प्रति, उप, ये सारे जो 22 प्रादि
उपसर्ग हैं, जब ये क्रिया के साथ जुड़ते हैं तो उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या फिर नया अर्थ बनाते हैं, उसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ड शब्दों को। तो अब ये 3 टाइप से चेंजेस करता है उपसर्ग क्रिया के अंदर। पहला क्या है, धातुओं के मूल अर्थ को बाधित कर देता है, कि मतलब पहले जो धातु का जो मेन जो अर्थ था ना, उसको बाधित कर दिया कि अब इसमें ये उपसर्ग लगने के बाद जो है बिल्कुल ही चेंज कर दिया। जैसे कि विकार का मतलब होता है कि किसी के अंदर कोई डिफॉर्मिटी होना, और निर्विकार का मतलब होता है कि कोई भी डिफॉर्मिटी नहीं होना। उपसर्ग के जुड़ने से क्रिया में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता, मतलब कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता। जैसे दाह का मतलब बर्निंग सेंसेशन होता है, विदाह का मतलब भी बर्निंग सेंसेशन ही होता है। थर्ड देखा, कई बार उपसर्ग क्रिया में विशिष्ट उत्पन्न कर देते हैं, मतलब कोई नई विशेषता ले आते हैं। ठीक है, उपसर्ग ऐड होने से, जैसे नमति और प्रणामति। नमति का मतलब नमस्कार करना, प्रणमति का मतलब प्रणाम करना। तो ये हो गई। और हमारे उपसर्ग के देखो, इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है। ऐसे आ सकता है कि हाँ, इसमें ऐसे आ सकता है कि तुम्हें कोई भी उपसर्ग दे दिया जाए। उपसर्ग नहीं, ऐसे हो सकता है कि एक तुम्हें वो दे दें, फिलअप भी आ सकता है यहाँ से। कैसे, जैसे तुम लोग को कोई भी एक दे दे, जैसे मैंने हार का एग्जांपल दिया कि डैश और हार, और फिर उसमें तुम लोग को बोल देता कि कोई भी इन चारों में से कोई भी है जो इसके साथ एक मतलब उसका निर्माण करेगा। तो तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि अच्छा ये वर्ड्स, तुम्हारे वर्ड्स की कितनी जानकारी है ना तुम्हें हिंदी में, ये जो उपसर्ग और अव्यय ये उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे अगर प्र उपसर्ग है हमारा, प्र का मतलब होता है अधिक या आगे। अब इसको अलग अलग इतने सारी चीज़ों के साथ हम लोग लगा सकते हैं, और सबके मतलब ऐसा फिर ये हमारे दूसरा नया वर्ड बन जाएगा। सबके अलग अलग मतलब होते हैं। जैसे मैं तुम्हें कैसे, जैसे परा हो गया, परा भवती, परा जयती, परा करोती। और ऐसे भी आ सकता है यहाँ से एक क्वेश्चन कि तुम्हें जैसे मान लो तुम्हें दे दिया कि परा विद्या, या नहीं सॉरी, इसमें से ऐसे हो सकता है कि एक्सेप्शन दे दे कि इनमें से कौन सा उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग नहीं है का मतलब क्या होगा, देखो उपसर्ग से जो हम लोग शब्द बनाते हैं उसके लिए 2 कंडीशन है। पहला तो उपसर्ग हमने जो 22 पढ़े वो तो होंगे ही होंगे। दूसरी कंडीशन क्या है कि दूसरा वाला ना जो वो जो दूसरा वर्ड है वो धातु यानी क्रिया ही होना चाहिए। अगर वो क्रिया नहीं है, क्रिया का मतलब क्या होता है, कोई भी काम करने वाली जो चीज़ होती है, अगर वो नहीं है तो मतलब वो उपसर्ग भी नहीं, उसको हम लोग उपसर्ग में भी काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे तुम्हें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ऐसे भी आ सकता है, जैसे अब का दे रखा है, ये तुम्हें सारे रीड करने पड़ेंगे। इसे मैं क्या करूँ, इसको क्या रीड करती रहूँ। समझा दिया मैंने उपसर्ग होते क्या है, या फिर सेंटेंस मेकिंग तो नहीं आएगा, 1 वर्ड नहीं है। एमसीक्यू में इससे ज़्यादा और कुछ क्वेश्चन तुमसे पूछ नहीं सकता। संज्ञा तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट मैंने यहाँ पे ऐसे ही ऐड कर दिया कि तुम्हें पता हो कि संज्ञा होता क्या है। संज्ञा क्या है, सम ज्ञा, सम प्लस ज्ञा से ये बना है। संज्ञा जो शब्द है सम और ज्ञा से मिलके बना है। इसका मतलब क्या होता है, सही अर्थ क्या है, ज्ञान कराने वाला। मतलब जो भी नाम होते हैं किसी भी चीज़ों की, जगह के, किसी भी इंसान के, उसको हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे राम, श्याम, मोहन। और एक और क्या है, नाम को संज्ञा तथा नाम वाले को संगी कहा जाता है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट होगी। तो संज्ञा यहाँ पे हमारी बहुत टाइप्स की थी, लेकिन बस तुम लोग को डेफिनेशन मैं बता रही हूँ, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ओके, तो हम लोग अव्यय से स्टार्ट करते हैं। देखो अव्यय हमारे संस्कृत में क्या होता है कि देखो 2 टाइप के शब्द होते हैं, एक होते हैं विकारी और एक होते हैं अविकारी। विकारी का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर विकार उत्पन्न हो सके, या जो ऑलरेडी किसी अंदर कुछ डिफॉर्मिटी या कुछ जिसके अंदर कुछ विकार होता है या कमी होती है, तो वो विकारी शब्द होते हैं। तो उन कमी को पूरा करने के लिए हम उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो जो शब्दों में जिन शब्दों में चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग विकारी कहते हैं। और अविकारी क्या होता है, जिनके अंदर कोई चेंज नहीं होता, उनको एज इट इज़ ही हम लोग यूज़ करते हैं कहीं पे भी। चाहे किसी भी हम लोग कोई किसी भी टेंस में यूज़ करें या किसी चीज़ में यूज़ करें, तो उनको एज इट इज़ ही हम लोग यूज़ करेंगे, तो अविकारी होते हैं। तो जो हमारे अव्यय हैं वो अविकारी की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे सेम यही लिखा है कि संस्कृत में विकारी और अविकारी 2 प्रकार के शब्द होते हैं। जिन शब्दों में सुप्तिंग यानी ये इत्सुप और तिंग हमारे प्रत्यय होते हैं, ठीक है, जो हम लोगों ने पहले पढ़े थे, अर्थात जो परिवर्तित हो जाते हैं उनको विकारी कहते हैं, और जिनमें परिवर्तन नहीं आता है उन्हें अविकारी कहते हैं। अविकारी शब्दों को ही हम लोग अव्यय कहते हैं। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे सारे जितने भी हमारे अव्यय हैं उनका मीनिंग और कैसे कैसे यूज़ होता है वो पढ़ना है। तो सबसे पहला है हमारा च। च का मतलब होता है और।
जिसने बचपन में संस्कृत पढ़ी है एटलीस्ट उसको इसके बारे में पता होगा कि चा का मतलब और होता है। और चा यूज़ कैसे होता है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, राम और श्याम जाते हैं। तो हम लोग जब इसका सेंटेंस बनाएंगे तो राम श्याम च गच्छत, मतलब जैसे दो वर्ड के बाद में हम लोग चा लगाते हैं संस्कृत में, बीच में नहीं लगाते, ठीक है, बाद में लगाते हैं। ये हो गया। दूसरा दे रखा है अपी। अपी का मतलब होता है भी या फिर ऑल्सो, ठीक है। अपी के यहाँ पे दो मतलब होते हैं, पहला तो हमारा भी हो गया, दूसरा होता है जब हम लोग को क्वेश्चन पूछना होता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछने के लिए भी हम लोग अपी का यूज़ करते हैं। तो जैसे हम लोग को एक सेंटेंस ये रहा, सीता अपी रामेण सह वनम गच्छति, मतलब सीता भी राम के साथ वन जाती है। ये हो गया। फिर हमारे क्वेश्चन मेकिंग के लिए ये रहा, अपी कर्ण पांडवस्ति, के क्या कर्ण भी पांडव था या फिर है, ठीक है, असली का मतलब होता है, ओके माय बैड। तो ऐसे हो गया, एक पढ़ लेना तुम लोग को, इससे आइडिया लग जाएगा इसका मतलब क्या होता है। एव का मतलब ही होता है, एव मतलब शिशु क्षीरम एव पीवती, मतलब जो बच्चा होता है वो दूध ही पीता है, ठीक। और नेक्स्ट क्या है हमारा, छात्रः ब्रह्म मुहूर्ते एव उत्तिष्ठति, मतलब जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठते हैं, ठीक है। मत्स्य जले एव जीवंती, मछली जल में ही जीवित रहती है, ठीक है। जहाँ पे एव लगेगा वहाँ पे ही आता है उसका मतलब। इति का मतलब क्या होता है, जब एक सेंटेंस, कोई भी एक सेंटेंस या पैराग्राफ ख़त्म होता है और जो दूसरा हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उनके बीच में हम लोग इति लगाते हैं, ठीक है। या फिर इति का मतलब है भी होता है, जैसे मम नाम रामेश इति, कि मेरा नाम रामेश है, मम नाम ईशा इति, मेरा नाम ईशा है, ओके। खलु का मतलब होता है वास्तव में, खलु एतस्य एका व्याघ्रा अस्ति, खलु मतलब वास्तव में वहाँ एक शेर है, ठीक। गुणा खलु अनुरागस्य कारणम, ओके, जो गुण वास्तव में अनुराग का कारण है, मतलब अगर गुण होंगे तो हम लोग खुश रहेंगे, ऐसा, ठीक है। ननु का मतलब क्या होता है कि किसी से प्रार्थना करना, याचना करना। ननु कति सर्वा पदार्था, कि यहाँ पे कितने सारे सभी पदार्थ कितने हैं। ननु कति सर्वा गुणा, यहाँ क्या कहते हैं, ननु वो प्यार से, मतलब क्वेश्चन पुटअप करना होता है लेकिन आदर के साथ, ठीक है। जैसे हम लोग पहले इंग्लिश में जो यू का मतलब, जो यू यूज़ करते हैं ना, अभी तो सबके लिए यू ही यूज़ कर रहे हैं, बट पहले जो इंग्लिश थी पुरानी वाली, उसमें यू का मतलब जैसे तू से लेते थे हम लोग, और आप वगैरह से हम आप किसी, तब कोई और वर्ड था उस टाइम पे, ठीक है। तो ऐसे ही संस्कृत में भी जब किसी को इज्जत के साथ कुछ क्वेश्चन पूछना होता है तो हम ननु लगाते हैं। ही का मतलब केवल, कि सवै ही स्वधर्म आचरणीय, कि सबको ही धर्म का सबको केवल धर्म का ही, अपने धर्म का पालन करना चाहिए, आचरण करना चाहिए। उच्च का मतलब ऊंचे, नगरे ग्रहाणी उच्च भविष्यन्ति, गीता ग्रहे उच्च हस्ती, मतलब गीता घर पे ऊंचा हस्ती है, ठीक है, ये पढ़ लेना। नीचे का मतलब नीचे, और विना का मतलब बिना, ठीक है। जल बिना जीवनम नास्ति, जल के बिना जीवन नहीं पॉसिबल है, ऐसा, ठीक। युगपथ का मतलब एक साथ, कि चक्रेण युगपथ, चक्र के साथ। सह का मतलब भी साथ होता है, सार्धम का मतलब भी साथ होता है, साकम का मतलब भी साथ होता है। पुनः का मतलब फिर से। यथा तथा का मतलब जैसा वैसा, ये पढ़ते रहना चाहिए। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा, ठीक। नेक्स्ट है हमारा यावत तावत, मतलब जब तक तब तक। यावत जलम अस्ति तावत जीवनम अस्ति, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब तक जल है तब तक जीवन है। यदि तरही का मतलब होता है यदि तो, यदि आसन अस्ति तर्हि महिला उपविशति, मतलब यदि आसन होगा तो महिला बैठेगी, ठीक। नेक्स्ट यदा तदा, यदा तदा का मतलब होता है जब तब। यदा भवान, क्या है, यदा सूर्य उदति तदा प्रातः भवति, जब तक सूर्य उगता रहेगा तब तक सुबह होती रहेगी, ठीक। न का मतलब नहीं, कति का मतलब कितने, और कुतः का मतलब कहाँ, अन्यथा मतलब नहीं, तो एकत्र मतलब इकट्ठे, किमर्थम किसके लिए, एकदा एक बार, कियत कितने, ईह यहाँ। ये तुमने सुने होंगे, जिसने संस्कृत पढ़ी है ना 6, 7, 8 तक भी, उसको ये इतना तो आता होगा। सर्वत्र मतलब सब जगह, अन्यत्र कहीं और, कुत्र कहाँ,
अत्र यहाँ, तत्र वहाँ, एकत्र एक जगह, सदा मतलब हमेशा। यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा यहाँ से फिलअप्स ही आएगा तुम लोग का उठ के, ठीक है। जैसे ये दे रखा है ना, कुछ भी सेंटेंस दे रखा होगा तुम्हें अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा कि अच्छा इस सेंटेंस का ये मतलब बन सकता है, तो हम यहाँ पे मतलब सेंटेंस तुम्हें पहले हिंदी में बनाना पड़ेगा अपने माइंड में कि इसका ये होगा, तो हम यहाँ पे ये वाला अव्यय लगा सकते हैं। ऑप्शन में ये अव्यय दे रखे होंगे तो सब ट्राई करके देखना उसमें, ठीक है। यहाँ से वो हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कारक। भाई साहब ये तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, मेरी भी हालत ख़राब हो जाएगी। ओके, तो कारक क्या होता है? कारक शब्द का अर्थ है क्रिया से संबंध रखने वाला। कारक शब्द क्र धातु से ऋण इसको क्या पढ़ते हैं, हुल प्रत्यय लगकर बना है, जिसका अर्थ है करने वाला। अच्छा ठीक है, तो कारक जो शब्द बना है मतलब जो कारक है वो क्रिया से संबंधित है, ठीक है। हम लोग को पता है क्रिया क्या होता है, जो भी एक्शन हम लोग करते हैं। ये क्री धातु से बन के बना है, और क्या है क्रिया को संबंध करने वाला। ओके ठीक है, इसकी डेफिनेशन ओके, तो क्रिया को जो संपन्न करता है यानी क्रिया को जो पूरा करता है, कंप्लीट करता है, उसको कारक कहते हैं। क्रिया को पूरा करने का जो कारण है उसको हम लोग कारक कहते हैं। कारक की परिभाषा ये सब फालतू का है, सब फालतू है। हाँ, कारक के भेद हम लोग पढ़ लेते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक वैसे हमारे, ये तुमने बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है। टोटल वैसे हमारे हिंदी भाषा में 7 कारक होते हैं, लेकिन संस्कृत में सिर्फ 6 ही माने गए हैं, ठीक। हम लोग सप्तमी जो अधिकरण है उसको इन्वॉल्व नहीं करते, आई थिंक, सॉरी षष्ठी जो हमारा संबंध था, तो हम लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, संबंध काके की अधिकरण में पर ही अरे, ठीक है। तो जो ये वाला है ना, हम लोग को इससे थोड़ा सा याद रहेगा कि अच्छा ये इतने होते हैं, 7 होते हैं। लेकिन संस्कृत में हम लोग संबंध को नहीं लेते हैं, ठीक है। संबंध की मैं बताती हूँ, विभक्ति विभक्ति होती है वो भी बताऊँगी तुम लोग को, इससे याद रखना। तो लेकिन हमारे संस्कृत में 6 होते हैं। कौन कौन से? कर्ता। कर्ता क्या होता है? जो क्रिया को करता है, जो काम करने वाला है उसको हम लोग कर्ता कहते हैं, ठीक है। और इसकी प्रथमा विभक्ति होती है। अब विभक्ति क्या होती है भाई? विभक्ति, तुम विभक्ति से ना यहाँ पे मात्रा या फिर उसका मतलब स्टेजेस समझ सकते हो कि प्रथमा का मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। शब्द रूप तुमने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पहले तुम्हें शब्द रूप ही बताऊँ क्या? चलो पहले शब्द रूप तुम लोग को बताती हूँ। कहाँ गई शब्द रूप? ओके, तो देखो शब्द रूप तुमने ये देखे होंगे बचपन में, ठीक है, कि राम राम वाला पढ़ा होगा, राम रामम रामेन रामाय रामात रम रामस्य रामे हे रामा। तो ये जो हमारी विभक्ति है ना, ये प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, ये हमारे कारक हैं, ठीक है। तो प्रथमा जब होता है तो प्रथमा में कोई मात्रा नहीं लगती, सिंपल हम जैसे वाता लिखा है ना, कोई भी कर्ता को हम लोग सिंपल ऐसे ही यूज़ कर देते हैं, बस पीछे विसर्ग आता है। द्वितीया में म लग जाता है, तृतीया में एन लग जाता है, ठीक है। तो तुम्हारी 3 ही तुम लोग को पढ़ने हैं, तुम्हें 3 भी नहीं पढ़ने हैं, आई थिंक 2 ही पढ़ने हैं बस। हाँ, तो एक प्रथमा पढ़ना है, तुम्हें द्वितीया पढ़ना है। प्रथमा में तह यानी विसर्ग लग जाएगा पीछे सिंपल, द्वितीया में लग जाता है म, आधा म, ठीक है। इसको ऐसे याद रखो। और शब्द रूप देखो, हमारे शब्द रूप में क्या होता है, मैंने इसकी ट्रिक ऐड करी है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम याद कर ही नहीं सकते। शब्द रूप में तुम्हें बता दूँ तुम लोग को कैसे कैसे शब्द रूप दे रखे हैं। तो तुम्हारे एग्जाम में तुम्हें बता रखा है कि अकारांत पुल्लिंग दे रखा है एक, तो जैसे कि वात वैद्य राम रोगण, इस टाइप के वर्ड्स आएंगे। अभी एक वात का भी तुमने पढ़ लिया ना कि कैसा होता है, तो तुम्हें सारे के सारे याद हो जाएंगे। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि अकारांत पुल्लिंग है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का तुम्हें पता चल जाएगा। स्त्री में या तो आ बड़ा आ की मात्रा आएगी या तो ई की मात्रा आएगी लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें उसका आइडिया लग जाएगा। दूसरा, अगर लास्ट में छोटा है या बड़ा है, ऑलमोस्ट सबका सेम ही है, तो इससे पुल्लिंग स्त्रीलिंग का आइडिया लग जाएगा। नपुंसक लिंग कुछ ऐसे ही होते हैं, जैसे पित्त वर्ण अस्थि वारी, ऐसी ऐसी चीज़ें ये नपुंसक होती हैं, ठीक है। तो
एक अपने उसके अकॉर्डिंग पढ़ लेना, तुम्हारे सिलेबस में दे रखा है, मैंने सिलेबस तुम लोग को शेयर किया है, तो उसमें दे रखा है कि पुल्लिंग में कौन कौन से हैं, स्त्रीलिंग में कौन से हैं और नपुंसक लिंग में तुम लोग को कौन से याद करने हैं। तो उसको याद करने की ट्रिक कैसी है, देखो जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, मिड वाला सबसे इजी होता है, वातो वातो वाताभ्याम वाताभ्याम वाताभ्याम। तो हम लोग का क्या चेंज क्या होता है, तुम कितने अलग अलग का भी पढ़ लो, जो पीछे की जो मात्राएं हैं ना, ये ही हमें चेंज करते जाने हैं, ठीक है। उनको प्रत्यय समझ लो तुम अपनी लैंग्वेज में, तो हमें पीछे के ना प्रत्यय चेंज करते जाने हैं, ठीक है। तो और ये चेंज कैसे करोगे, हर किसी का, एक तो ये मिड वाला और ये लास्ट वाला सेम रहता है ऑलमोस्ट, हर किसी का, चाहे स्त्रीलिंग है चाहे पुल्लिंग है। इससे तुम्हें मैं बताती हूँ कैसे क्वेश्चन आएगा। इससे तुम्हें ऐसे पूछ लिया जाएगा कि वात का द्वितीय एक वचन बताओ। अब वात का द्वितीय क्या है, ठीक है, ये वाले लाइन, एक वचन क्या, वातम, ठीक है। अभी तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि हाँ विद्या का, वैद्य का पंचमी द्विवचन बताओ, तो पंचमी ये वाली लाइन, द्विवचन क्या हो गया, वैद्याभ्याम। तो तुम लोग को ऐसे आइडिया लगाना पड़ेगा, और तुम 2-4 जब तक ऐसे देखोगे नहीं गूगल पे या कहीं पर, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ट्रिक्स मैंने ऐड करी है, वो ट्रिक अगर तुम पढ़ लोगे तो तुम्हारा ये कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि हम लोग को तो बहुत सारे याद करने होते हैं, हमारे तो एग्ज़ाम में ये 20 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो मैंने तो इन ट्रिक्स से याद किया था कि अगर ये सेंटेंस है लास्ट में, तो बस ये ट्रिक याद कर लो। जैसे अगर अकारांत है, पुरलिंग है, जैसे कि वात वैद्य राम रुगुण पित्त टाइप के वर्ड्स आ रहे हैं, तो हम लोग को क्या लिखना है, एक वचन में क्या बनेगा हमारा, मन्य तस्य, यानी देखो इसको ऐसे पढ़ेंगे हम लोग, राम रामेन रामया रामात रामस्य, ठीक है। मतलब ये जो म न य तस्य, ये लास्ट में लगाते जाओ राम के, बस धीरे धीरे करके। और बहुवचन में क्या आ जाएगा, देखो फर्स्ट में आनी आएगा, सेकंड में आनी आएगा, बाकी सब में सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो बहुवचन, जो सेंटर वाला वो सबका सेम रहता है और लास्ट वाला सबका सेम रहता है, लेकिन कुछ कुछ में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। जैसे अकारांत पुल्लिंग वाले में क्या, ऊपर और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड यानी प्रथमा और द्वितीय में आनी आनी लग जाता है लास्ट में, यानी रामानी रामानी हो जाएगा। आ की बात करें, ठीक है, जैसे बला कला स्थिरा में, इसमें क्या लगता है, फर्स्ट वाले की हम लोग एक वचन की बात कर रहे हैं, आमया ये या यामा। इसको याद कर लेना, 2-3 के, तुम्हें 3 ही याद करने हैं, 3-4 ही, तो इससे तुम्हारा पूरा हो जाएगा, ठीक है। एक मन्यत ऐसे याद करना, एक याद करना ये आमया ये या यामा। और इकारांत में यानी मुनि अग्नि अस्थि के लिए मनाय ए ओ, ऐसे याद कर लेना। और क्या था तुम्हारा नेक्स्ट था, नेक्स्ट और तो तुम्हारे में है नहीं है, एक लास्ट ये बहुवचन का है। बहुवचन भी किसी को नहीं याद होता, तो उसकी भी ट्रिक है कि रामान रामाभि रामेभ्य रामेभ्य रामाम रामेशु, ऐसे करके याद कर सकते हो। तो उसकी भी ट्रिक बनाई हुई है, नभी भ्य भ्य आमशु, ऐसे करके इसको याद करना। शब्द रूप ऐसे ही याद होते हैं, और कोई ट्रिक नहीं है शब्द रूप याद करने की, ना कोई कर सकता, इससे ज़्यादा इजी तुम्हें नहीं मिलेगा शब्द रूप कहीं पे भी। तुम अगर ढूंढोगे भी, तुम्हें पता है मैंने ये 8-10 वीडियो देख देख के बनाई थी, ठीक है, और मुझे उसमें बहुत कन्फ्यूजिंग लगा, तो मैंने अब खुद से सर्च किया मेरे एग्ज़ाम के टाइम पे, तो ये ट्रिक्स ना सब पे अप्लाई हो रही थी, ठीक है। और मैंने इसी को ही करके मैंने 20 मार्क्स का क्वेश्चन किया है। और तुम सच में बता रहे हो, मेरी जो संस्कृत है ना बहुत गंदी है, बहुत घटिया, ठीक है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है, लेकिन उस टाइम पे मैंने कुछ ट्रिक्स बनाई थी एग्ज़ाम टाइम पे, और वो ट्रिक्स ही मैंने अप्लाई करी और मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए, बताओ, क्लास में। और मतलब 100 में से 78 मार्क्स आए। ईजी नहीं है आना। तो तुम्हें तो संस्कृत पता है ऐसी ही होती है, संस्कृत में स्टेप मार्किंग मिलती है। अभी तो छोड़ो तुम्हारा एमसीक्यू है, लेकिन ऐसा होता है, तुम थोड़ा सा अपना ये जो कॉन्सेप्ट है अगर तुम्हारे क्लियर है ना, वो ट्रिक्स वगैरह फॉर्मूलाज वगैरह लगाओगे, तो तुम्हारी संस्कृत ईजीली हो जाएगी। संस्कृत में मार्क्स गेन करना इसलिए थोड़ा सा ईजी है, तो थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना, ठीक है। धातु रूप में कैसे होता है, तुमने धातु रूप पढ़े होंगे, जैसे ये रहे, हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, सभी ने पढ़ा होगा कि पचती पचत पचंती पचसी पचत पचत, ठीक है, ये सब ने पढ़ा होगा। तो धातु रूप ना मतलब 5 टेंसेस होता है, ठीक है। किसी एक भी धातु का मतलब क्रिया, क्रिया के कैसे रूप चलते हैं। अभी तो हम लोगों ने वो कर्ता के बारे में पढ़ा है, शब्द रूप कर्ता के लिए होते हैं और धातु रूप क्रिया के लिए होते हैं, ठीक है, ये याद रखना। अब क्रिया की बात करें तो कैसा है, क्रिया में प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष ऐसे होता है, और एक वचन द्विवचन और बहुवचन ऐसे होता है। देखो पहले यहाँ लकार के बारे में बताती हूँ। इसमें टेंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है धातु में। टेंस क्या हो जाएगा, जैसे लट लकार का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस,
लिट का मतलब होता है फ्यूचर, लंग का होता है भूतकाल यानी पास्ट टेंस, लोट का मतलब होता है आज्ञा के अर्थ में कि हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, और विधिलिंग का मतलब होता है कि ये चीज़ हमें करना चाहिए। तो अभी ऐसे याद रखना, देखो हम लोग प्रेजेंट की बात करें लट लकार में सिंपल हम लोगों ने पचती पचत, ये वाला गाना सबने सुना होगा, पठती पठत पठंती तू क्यों इतना बनती, ये वाला बादशाह का जो गाना है, उसने प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करी है। उस टाइम वो प्रेजेंट टेंस में बोल रहा था, ठीक है। उसने पठती पठत पठंती बोला था, यहाँ पे पचती पचत पचंती है। तो उससे याद रखना कि जो लट है वो प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में की स्टार्टिंग कैसे होती है, पचती पचत पचंती, इससे स्टार्टिंग होती है। प्रेजेंट टेंस का तुम्हें समझ में आएगा। फ्यूचर में श लग जाता है, जैसे पश्यति, सभी में भी ना श ऐसे ऐड हो जाता है सबके अंदर। तो जो श वाला है उसमें फ्यूचर में होता है। और पास्ट टेंस में क्या होता है, एक बाहर मतलब आगे की साइड ऐड हो जाता है सभी के अंदर, जैसे अपचत, अपचताम, अपचन, अपचह, अपचतम, ठीक है। एक तो ऐड हो जाएगा, और पीछे का जो है मैंने उसकी ट्रिक बनाई है वो देख लेना, सभी का ही सेम है, सबका मतलब सबका ही सेम है, ठीक। तो ये थोड़ा इजी होता है करना। इसमें भी सेम यही आ जाएगा कि जैसे तुमसे पूछ लिया कि पच धातु का मध्यम पुरुष द्विवचन बताओ, तो तुम्हें ऐसे बताना पड़ेगा कि अच्छा क्या होता है, पचतम होता है, ठीक है। लोट लगार में क्या होता है, लोट लगार में भी सिंपल कुछ ऐसे ही वर्ड्स हो जाते हैं, मतलब देखो इसकी ट्रिक देख लो, इसको याद करने की, ये धातु रूप की ट्रिक है, यही याद करनी पड़ेगी। जैसे लट लकार में क्या लगाना है, ती ता अंती सी थ अमी आमी आवा आमा, लट लगा यानी फ्यूचर में क्या लगेगा, शति शतः शंति, शशि शतः शतः, श्यामी श्याव श्याम। लंग लगा यानी पास्ट टेंस में त ता त ताम न अ तम त म आव आम। इसको ऐसे याद कर लेना, इसको लिख लिख के याद करना। मैंने खुद इसको 20 से 25 बार लिखा था अपने एग्ज़ाम के लिए, तो इसको लिख लिख के याद कर लेना। 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ जाएंगे, चलो इससे ज़्यादा तुम यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। धातु रूप से शब्द रूप से 2-2 क्वेश्चन भी अगर मान के चलो तो तुम्हें फिलअप ही आएगा, ठीक। तो इनको ऐसे याद कर लेना। धातु रूप में मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे कुछ बताने लायक है तुम्हारे लिए, बट जो धातु की संख्या टोटल संस्कृत में कितनी है, 3356, यानी भाई कितनी गंदी हिंदी है, ओके 3356, ठीक है। ये हमारी धातुओं की संख्या है। तो हमारा शब्द रूप हमें थोड़ा सा समझ में आया, धातु रूप हमें थोड़ा समझ में आया कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो अभी हम लोग चलते हैं हमारी कारक के पास। भाई तो बहुत बड़ा है, तो बहुत ही बड़ा पीपीटी है भाई। चलो कारक से पहले हम छोटा सा विशेषण भी निपटा देते हैं। अब विशेषण क्या होता है, अब बताओ, जिस शब्द से संज्ञा पद की विशेषता प्रकट होती है उसको हम लोग विशेषण कहते हैं। मतलब कोई भी संज्ञा का मतलब होता है नाउन, उसकी नाउन की जो कोई भी क्वालिटी के बारे में बताता है जो शब्द, उसको हम लोग विशेषण कहते हैं, ठीक है। और जो संज्ञा पद हो जाता है जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसको विशेष्य कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, ईशा छोटी है, ठीक है। तो ईशा क्या है, विशेष्य, और छोटी, जो छोटी वर्ड जो मेरी विशेषता है वो विशेषता हो जाएगी, विशेषण हो जाएगी, ठीक। ऐसे तो विशेषण कितने टाइप के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, परिमाण है, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, व्यक्तिवाचक और विभागवाचक, 6 होते हैं। गुणवाचक में क्या है, ऐसे शब्द जो गुण के बारे में बताते हैं, जैसे काला, गोरा, छोटा, मोटा, लंबा, नाटा, इस टाइप के वर्ड्स, ठीक है। सुंदर, मधुर, शीत, इस टाइप के। संख्यावाचक में जो संख्या के बारे में बताते हैं। अभी संख्या वाले भी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं निश्चित संख्यावाचक, होते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक क्या होते हैं, जब हमें कन्फर्म पता होता है ये संख्या, और अनिश्चित में जब हमें डाउटफुल पता होती है संख्या। जैसे कि मैंने बोला कि कक्षा के अंदर 10 बच्चे हैं, तो मैंने ये सेंटेंस बोला, 10 का मतलब बोल दिया कि कंफर्म मुझे पता 10 बच्चे हैं, तो वो निश्चित संख्यावाचक है। और मैंने ये बोला कि कुछ बच्चे हैं, ठीक है, तो वो अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। परिमाणवाचक क्या होता है, जब माप तोल करते किसी चीज़ को मेजर करने के उसमें बोला जाता है, मतलब उसके अकॉर्डिंग बोला जाता है, तो परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 10 ग्राम सोना, ठीक है, तो जो 10 ग्राम या 1 तोला सोना, ये हमारा परिमाण हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा संकेतवाचक, जो विशेषण संज्ञा की ओर कुछ संकेत करते हैं, मतलब जो नाउन की ओर कुछ संकेत करते हैं ना, जैसे स सा तस्य, इस टाइप के वर्ड्स। फिर हमारा व्यक्तिवाचक, जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा थी ना, कि जो किसी एक पर्सन को डिनोट करती है, उस टाइप को हम लोग व्यक्तिवाचक विशेषण, जैसे भारतीय पुरुष, पुरुष की विशेषता बताई गई है, ये क्या है, वो भारतीय। नेक्स्ट है विभागवाचक, जो जिन विशेषणों से पृथकता का बोध होता है, मतलब ऐसे विशेषण शब्द जो विभाग कर देते हैं, यानी डिफरेंस पैदा कर देते हैं, इंडिविजुअलिटी लेके आते हैं, उनको विभागवाचक कहते हैं। जैसे प्रत्येक जन्म, प्रत्येक जन्म मतलब यानी हर जन्म, यहाँ पे सारे जन्म को अलग अलग कर दिया। प्रत्येक छात्र, हर छात्र को अलग अलग कर दिया, विशेषण हो गया हमारा। यहाँ पे क्या है नेक्स्ट, समास हो भाई, ये तो कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, 10 बज गए, ओ माँ गो तुरु लो, कहाँ गया कारक, ये कारक भी बहुत बड़ा है, संधि वंधि भी बहुत बड़ा है। ठीक है, कारक से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। कारक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कारक क्रिया को पूरा करने में हेल्प करता है। कारक हमारे 6 टाइप के होते हैं, लेकिन तुम्हें 2 ही पढ़ने हैं, लेकिन नाम तो हम सबका ही पढ़ेंगे। जैसे कर्ता, कर्म, करण, और हमारा संप्रदान, अपदान और अधिकरण, ये तुम्हारे 4 होने वाले हैं, 6 होने वाले हैं। तो तुम्हारे सिलेबस में कर्ता और कर्म ही है। कर्ता का मतलब क्या होता है, जो क्रिया को करता है, और कर्म का मतलब जो क्रिया हो रही है, ठीक है, उसको हम लोग कर्म कहते हैं। तो इसके अंदर क्या लगता है, कर्ता के अंदर प्रथमा विभक्ति लगती है, जो हमने पढ़ा था ना रामः, उस तो सिंपल उसके अंदर विसर्ग लग जाएगा, जिसके अंदर कर जो भी करता होगा, सिंपल उसके पीछे विसर्ग लग जाएगा। और कर्म क्या होता है, ये इसका मतलब क्या, कर्तुरीप्सितम कर्म, क्रिया का कर्म, मतलब इसको कैसे बताऊँ, कर्तुरीप्सितम कर्म मतलब जो कर्ता जिस काम को करने के लिए इच्छुक होता है, ठीक है, जो कर्ता जो काम करना चाहता है ना, उसको उसको हम लोग कर्म कहते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर म लग जाएगा बस, तो हम लोग इसको यहाँ से पढ़ते हैं, ये रहा। कर्ता का जो सूत्र है क्या है, प्रतिपादिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रतिपादिक अर्थ मतलब क्या होता है कि ऊंचे नीचे कृष्ण, कोई भी सेंटेंस संज्ञा हो गई हमारी, उसके अंदर क्या लगेगा हमारा, कर्ता, मतलब प्रथमा विभक्ति। सिंपल कृष्ण रावण हता, मतलब जो कृष्ण वर्ड है उसमें देखो विसर्ग लग गया, सिंपल, कुछ नहीं है। लिंग में मतलब कोई भी जो हम ऐसे वर्ड्स जो हमें लिंग के बारे में बताते हैं, उनमें भी पीछे बस विसर्ग लग जाएगा, कुछ नहीं होता। परिमाण, जो हमें परिमाण यानी मेजरमेंट बताते हो, सिंपल हो, उसमें भी फर्स्ट विभक्ति लगती है, यानी सिंपल विसर्ग लग जाएगा पीछे। वचनों में भी सिंपल ही रहते हैं, वो पीछे विसर्ग लग जाता है। और संबोधन में जो हम लोगों ने बोला था ना, एक 7वां हमारा कारक होता है, लेकिन इन्वॉल्व नहीं करते हो उसको, तो संबोधन में भी ना प्रथमा ही विभक्ति लगती है, सिंपल, जैसे हे राम, राम को राम ही ले लिया, ऐसा कुछ में चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कर्म। कर्म क्या होता है, इसमें द्वितीय विभक्ति लगती है, कर्तुरीप्सितम कर्म, ठीक है। कर्तुरीप्सितम कर्म, कर्म क्या है, कर्म 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 कर्मणि द्वितीया, कर्म कर्मणि द्वितीया, यार कर्तुरीप्सितम कर्म की एक डेफिनेशन दे, रुको तुम लोग को ना मैं डेफिनेशन दिखाती हूँ, तुम यार मेरा फ़ोन देख लोगे, बताओ किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, संस्कृत ग्रामर ना, ओ भाई साहब कितने बड़ा हो गया, मैंने देखो अपनी नोटबुक में जो नोट्स बनाए थे वो भी तुम लोग को भेज दिए। हाँ देखो, जो कर्म था, कर्म की बात कर रहे थे, कर्म का पहला सूत्र है अकथितम च। इसका मतलब क्या है, अप्रधान्य गौण कर्म को अकथितम च कहते हैं, मतलब ऐसा कर्म जो मतलब मेन कर्म नहीं होता ना, जो सपोर्ट करता है, सिर्फ जो मेन कर्म होता है उसको सपोर्ट करता है। जैसे कि दूध दूहना, दूहना हमारा मेन कर्म हो गया, काम हमारी क्या है, वो दूहना ही है, लेकिन दूध हमारा सपोर्टिंग कर्म हो जाएगा, तो सपोर्टिंग कर्म को की भी हम लोग अकथित कर्म कहते हैं, और इसकी भी ना इसमें द्वितीय विभक्ति लग जाती है, जैसे हमारा धूना हो गया, मांगना हो गया, पकाना हो गया, इस टाइप के
ये वर्ड्स को याद रख लेना, ठीक है ना। द्वितीय विभक्ति लगती है। अधिशिंगस्ता सांग क्या ये। ओके, तो हम लोग को उधर ही जाना पड़ेगा वापस। जो मैं ढूंढने गई थी मुझे मिला ही नहीं उसमें। ये वीडियो मैं लेट पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे पता नहीं क्या फालतू का फंक्शन चल रहा था। इन लोगों ने इतना शोर मचा रखा था डीजे से, अब जाके शांत हुआ है। ओके, तो है अब हमारा कर्म। अकथितम च मैंने तुम्हें जैसे एक्सप्लेन किया कि हाँ, जो सपोर्टिंग धातुएं होती हैं, सपोर्टिंग क्रिया होती है, उनको हम लोग अकथितम च कहते हैं और इसमें भी द्वितीय विभक्ति लगती है। ये टोटल 16 धातुएं होती हैं और ये 16 की 16 यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनको पढ़ लेना, ठीक है। इसके अंदर बस क्या कहते हैं, इसमें से तुम्हें कुछ आएगा नहीं, 16 धातु में से कुछ भी पूछ लेंगे कि इसमें से कौन सी तुम्हारी अकथितम मतलब है, कर्म वाली है, याद रखना इतना। इससे कुछ और आने के चांसेस नहीं है। एक यार पता नहीं तुम लोग का इतना डीप आएगा कि नहीं आएगा, फिर भी तुम लोग को ऐसे ही बता देती हूँ कि और किस किस के साथ हम लोग की द्वितीय विभक्ति लगती है, यानी राम मम हो जाएगा, ठीक है। म किस में लग जाएगा, इधर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एक ये जो सूत्र है ना, इसको फॉर्मूला टाइप का समझ लो कि ये रूल्स है, इसके टाइम पे ये लगेगा। अधि शींग स्था और असाम कर्म, मतलब अधि उपसर्ग के पूर्व। अगर अधि उपसर्ग के पहले हमारे कैसे शींग यानी सोना, ठहरना, बैठना, इस टाइप की धातुएं आती हैं, तो भी उनके आधार में यानी उसके साथ वाले जो शब्द होंगे उसमें अधि लग जाएगा। जिसको सिंपल समझ लो, एग्जाम्पल से इनको रट लो। जैसे विष्णु समुद्र में सोते हैं, विष्णु समुद्रम अधिशेते, सोते हैं, ठहरते हैं, विराजते हैं। तो ऐसे वर्ड्स के लिए हम लोग इनमें अधि उपसर्ग लगाते हैं। और जैसे इस समुद्र का समुद्रम हो जाएगा, छात्रावास का छात्रावासम हो जाएगा, कैलाश का कैलाशम हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट इनमें भी सेम ये इसको वर्ड्स को पढ़ लेना है कि दोनों अभित, परित, समया, निक्षा, प्रति, इन सब के साथ भी जो भी वर्ड होंगे उन सब में भी म लग जाएगा। बस कुछ नहीं होना तुम्हें, जहाँ पे भी तुम्हें ये दिखे ना मतलब कर्म दिखे, कर्म वाले सेंटेंस में तुम्हें म लगाना है बस लास्ट में, और कुछ नहीं होता। इसको एक बार रीड कर लेना, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, सिंपल म ही लगाते हैं। पिकू मधुरम गायती, मंदम मंदम, संधि हो भाई साहब। तुम्हारी कितनी संधियाँ, 4 या 5 संधि आ रही। देखो संधि क्या मतलब क्या होता है, दो वर्णों को आपस में जोड़कर जोड़ते हैं और फिर जोड़ने से उनके अंदर जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं, जो भी चेंज आता है फिर, ठीक है। दो वर्णों को जोड़ रहे हैं, दो वर्णों को जोड़ना संधि कहलाता है, दो शब्दों को जोड़ना समास कहलाता है। दोनों ही पढ़ने हैं हमें। तो संधि हो गई। तुम लोग को इसमें कौन कौन सी संधि पढ़नी है, एक तो दीर्घ संधि। दीर्घ संधि मतलब कोई भी दो छोटे छोटे हम लोगों ने स्वर मिला दिए। और हाँ, एक बार पहले ये तो बताया नहीं मैंने, जो संधि होती है 3 टाइप की होती है। एक होता है स्वर संधि, एक होता है व्यंजन संधि, एक होता है विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर संधि में जो स्वर में ही हम लोग आपस में स्वर को ऐड करते रहते हैं, डिफरेंट जो नए वर्ड्स बनाते हैं, वो स्वर संधि हो गया। व्यंजन संधि व्यंजन व्यंजन से मिलके बनाते हैं, व्यंजन स्वर से मिलके बनाते हैं, ठीक। विसर्ग संधि में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से विसर्ग लग जाता है, ठीक है, वर्ड्स के पीछे। तो ये हमारी 3 टाइप की संधि होती है। तुम्हारे में क्या है, बस स्वर संधि और विसर्ग संधि है। स्वर संधि में भी सारे नहीं है, 2-3 ही है। तो पहला है तुम्हारा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का मतलब क्या होता है, दो छोटे छोटे स्वर, मान लो छोटा अ या छोटा बड़ा आ मिला दिया तो फिर भी तुम्हारा बड़ा आ ही बन रहा है, उसको दीर्घ संधि बोलेंगे, ठीक है। गुण संधि में क्या होता है, इसमें तुम्हारा गुण चेंज हो जाता है। और तुम्हारी दे रखी है वृद्धि संधि और यण संधि। तो हम ये चारों के चारों एक बार पढ़ते हैं। दीर्घ संधि का क्या है, इसका सूत्र है अक सवर्णे दीर्घ, मतलब अक प्रत्याहार के बाद अगर कोई भी हमारा मतलब सेम वर्ड आ जाता है, जैसे अक के बाद अक आने से उसमें दीर्घ होता है। अक का मतलब क्या है, अक के बीच में कितने आते हैं, अ ई उ री, उससे माहेश्वर सूत्र से याद रखना, ये हमारा प्रत्याहार है, याद रखो इस चीज़ को, उधर कोरिलेट करते जाओ, ठीक है। अक के बाद अगर अक आ रहा है, कुछ भी आ जाए, अ ई उ री में से कुछ भी आ जाए तो बड़ा शब्द बन जाएगा। जैसे कि ये इसकी चीज़ें याद कर लेना, जैसे कि बड़ा आ, बड़ा मतलब छोटा आ और बड़ा आ के बाद अगर छोटी
और बड़ा आ आता है तो बड़ा आ ही बनेगा। ऐसे ही ई के बाद भी कुछ भी आ जाए बड़ी ई ही बनेगी, बड़ा ओ बनेगा, बड़ा री बनेगा। इसका एग्जाम्पल, धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ, हिम प्लस आल्य हिमालय, पुस्तक प्लस आल्य पुस्तकालय। कुछ नहीं दिया जाएगा इसमें, बस तुम्हें संधि विच्छेद करने के लिए दे देंगे, या तो संधि बनी बनाई मतलब संधि विच्छेद हो रखी होगी, ऑलरेडी डिफरेंट होंगे, उनको तुम्हें कंबाइन करके लिखना, ऐसे आएगा एमसीक्यू। ठीक है तुम्हारा, तो इसको एक बार रीड आउट कर लेना। ऐसे ई का भी सेम, ऐसे जैसे मुनि प्लस ईश मुनीश, और अभी प्लस ईस्ट अभीष्ट, ऐसा ही है ये, इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट है हमारा किधर गया दूसरी संधि, किधर गई? अरे ये नहीं है क्या तुम्हारी? शिट, एक पेज इसमें मिसिंग है, फिर से नोट्स पे जाना पड़ेगा, फिर तुम मेरा फ़ोन देख लोगे। अच्छा ओके, तो हमारे स्वर्ग में है पहला हमारा दीर्घ संधि। दीर्घ में क्या होता है, अक के बाद फिर से अक आ जाए, ठीक है, कुछ भी अ ई उ री ली के बाद अ आ ई कुछ भी आ जाए तो दीर्घ, यानी अ से अ मिलने के बाद आ बड़ा आ बन जाता है, ई के बाद बड़ी ई बन जाता है। ठीक है, और सेम गुण संधि में क्या होता है, इसका सूत्र है आध गुणा। यदि छोटे आ बड़े आ के बाद असमान अच आए, मतलब अ और आ छोड़ के कुछ भी आ जाता है, ई आ जाए या ऊ आ जाए। देखो मैंने तुमको पहले भी बोला था कि अ और ई बनने से ए बना है, और अ और ऊ मिलने से ओ बना है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, रमा प्लस ईश रमेश, गंगा प्लस उद्गम गंगोद्गम। ठीक है, और इस तीसरा एक हमारा है, इसमें तीसरा टाइप, आ के बाद अगर री आ जाए तो अर बन जाता है, वर्षा प्लस ऋतु वर्षा ऋतु। ठीक है, अर बीच में आ रहा है यहाँ पे। वृद्धि संधि में क्या वृद्धि हो रही है, यदि अ आ के बाद एच, तो एच का मतलब, पहले तो हम लोग ए बना रहे थे इसके अंदर छोटे बड़ा आ जोड़ जोड़ कर, हम लोग ए ओ बना रहे थे। अभी क्या है, ए ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसको भी इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो, चाहे छोटा ए मिला हो चाहे बड़ा ए मिला हो, चाहे छोटा ओ मिला हो चाहे बड़ा ओ मिला हो, बनना क्या है हमारा, बड़ा ए ही बनेगा और बड़ा ओ ही बनेगा। इस एग्जाम्पल देख लेते हैं, छोटा अ और ऐसे हमारा क्या बना है, सूक्ष्म प्लस एला सूक्ष्मैला, विद्या प्लस औषधि विद्यौषधि, और यहाँ पे सदा प्लस एव सदैव। ठीक, यण संधि में क्या होता है, इक को यणची, इसका सूत्र, इसका मतलब क्या है, इक को यण हो जाता है, इक के स्थान पर यण का आदेश होने को ही हम इको यणची यानी यण संधि कहते हैं। इक के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, उससे माहेश्वर सूत्रों से याद रखना, ई ऊ री री ल। मैंने माहेश्वर सूत्र इसीलिए बोला था कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, माहेश्वर सूत्र जब तक तुम लोग को लर्न नहीं होंगे कुछ नहीं होने का। तो माहेश्वर सूत्र से इसको कोरिलेट करना कि इक के बीच में कौन कौन से आ रहे हैं, क का लोप हो जाएगा, ये सारे आ जाएंगे बीच में, ई और क के बीच वाले, यण के बीच में य व र ल आ रहे हैं। अब इसको हम लोग कैसे समझते हैं, ये मैंने ट्रिक लिख रखी है, ई के बाद अगर अच कोई भी आ जाए, असमान कुछ भी आ जाए, मैं कह रही हूँ ई छोड़ के कुछ भी आ जाए, अ ई पूर्णा, ठीक है, कुछ भी आ जाए तो उसका य बनेगा। ऊ के बाद कुछ भी स्वर आ जाए तो व बनेगा, री के बाद अगर आता है तो र बनेगा, री के बाद आता है तो ल बनेगा। जैसे प्रति प्लस एक, प्रति में ई है और यहाँ पे ए है तो य बन जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैंने बुक में वो अटैच कर दिए हैं, पढ़ लेना। ये तो पीपीटी वाला पीपीटी ख़त्म हो गया, फिर हम जाते हैं बुक पे, यही करती रहूँगी, मतलब क्या मैं ढंग से बनने ही नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा, उसमें ना मिसिंग है। इनको पढ़ लेना, यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। नेक्स्ट है हमारा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होता है, विसर्ग के बाद अगर स्वर या व्यंजन वर्णों के आने पर विसर्ग में जो भी चेंजेस आते हैं
ठीक है। विसर्ग के बाद कोई भी स्वर व्यंजन आते हैं उसमें जो चेंजेस आते हैं उसको हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः प्लस रथ मनोरथ, ठीक है। विसर्ग का देखो कैसे किस टाइप के चेंजेस आते हैं। कभी विसर्ग का ओ बन जाता है, विसर्ग का रा बन जाता है, विसर्ग को श स हो जाता है, विसर्ग का लोप भी हो जाता है कितनी बार। चेंजेस ये 4 टाइप के चेंजेस आएंगे, इसी पे ही हमारी 4 संधि दे रखी है हम लोग को, इम्पॉर्टेंट। तो मुझे विसर्ग का ना एक अलग से, विसर्ग में तुम लोग को एक काम करूँगी, विसर्ग संधि का ना अलग से तुम लोग को मैं वॉइस नोट भेज दूँगी ग्रुप में, या फिर एक और पार्ट बना देती हूँ मैं सिर्फ संधि और समास का, क्योंकि संधि और समास दोनों ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है और मेरा भी अभी दिमाग चल नहीं रहा है और तुम देख ही सकते हो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो हम लोग संधि या समास नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। इसको अच्छे से मैं इसकी ट्रिक्स बना लेती हूँ, उसके बाद तुम लोग को देती हूँ, ठीक है। तो फिलहाल आज हम लोग के बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं, बस संधि और समास बचा है, तो ये हम लोग कल कर लेते हैं। और मैं और चेक कर लूँगी कुछ भी रह रहा होगा जो इम्पोर्टेंट है तो उसको भी मैं ऐड ऑन कर दूँगी। तब तक तुम लोग ये पढ़ लो।